आइए, दिवाली का त्योहार आपके सामने है और इस बार फिर से दिवाली पर उम्मीदें हैं। उम्मीदें ये है कि भले ही पिछले साल ज़्यादा कमाई का ना रहा हो, लेकिन आने वाले साल में बाजार में कमाई होगी, बिजनेसेस अच्छे रहेंगे, इकोनॉमी मजबूत होगी और देश आगे बढ़ेगा। इन सारी उम्मीदों के बीच आज एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जिनकी न सिर्फ बिजनेस और इकोनॉमी पर गहरी पकड़ है, लेकिन लाइफ की पूरी फिलोसॉफी के बारे में भी बहुत ही ज़बरदस्त अपने विचार रखते हैं और थॉट लीडर हैं। जी हाँ, आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं एनाम होल्डिंग्स के डायरेक्टर मनीष चौखानी साहब से। क्वालिफिकेशन के लिहाज से वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और सबसे यंगेस्ट एमबीए होने का गौरव उन्हें प्राप्त है लंदन बिजनेस स्कूल से। इसके अलावा कई कंपनियों के बोर्ड पर वो हैं, जैसे कि जी एंटरटेनमेंट, वेस्ट लाइफ, शॉपर स्टॉप के बोर्ड पर वो रह चुके हैं। इसके अलावा एनाम सिक्योरिटीज़ के आप सीईओ रहे हैं और 2011 में एनाम सिक्योरिटीज़ और एक्सिस बैंक के बीच में जो मर्जर हुआ था और एक्सिस कैपिटल की स्थापना हुई थी, उसको पूरी तरह से लीड किया था मनीष चौखानी साहब ने। इसके अलावा इंडिया कैपिटल फंड, जेड कैपिटल फंड और टीपीजी ग्रोथ इंडिया फंड के साथ भी आप लंबे समय तक एसोसिएट रहे। चौखानी साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की, और उम्मीद करते हैं सर, प्रार्थना करते हैं कि ये दीपावली आप सबके लिए बहुत ही मंगलमय और समृद्धि वाली हो। नमस्ते अनिल जी, और मेरी भी दिवाली की शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को और सारे दर्शकों को। जी, वैसे तो सर चूँकि आप बड़ी गहरी पकड़ बाज़ार पे रखते हैं, इकोनॉमी पर, बिजनेसेस पर, सब पर रखते हैं, लेकिन चूँकि दीपावली का समय है तो मैं थोड़ा-सा आपकी लाइफ़ की फ़िलॉसफ़ी के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ उस पर भी आपकी बड़ी गहरी पकड़ है। आमतौर पर ये वो समय है जब हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन क्या वाक़ई में बाज़ार के लोगों के लिए, निवेशकों के लिए माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद दिवाली पर पर्याप्त है या कुछ और भी चाहिए? बहुत ही सही सवाल पूछा अनिल जी आपने, कि हमारे धर्म में जो कहते हैं कि 3 देवियाँ होती हैं। माता लक्ष्मी तो है ही और हमें सबको चाहिए कि माँ लक्ष्मी घर में स्थापित रहे। मगर माँ सरस्वती, जो कि विद्या की देवी है, अगर वो साथ ना दें, तो आप लक्ष्मी जी तो बहुत चंचल है, वो निकल जाती हैं घर से। और तीसरी, जो अभी जैसे नवरात्रि का त्योहार खत्म हुआ, दुर्गा पूजा खत्म हुआ, तो माँ दुर्गा, जो हम कहते हैं जो गॉडेस ऑफ इमोशन है, कि घर में अगर सुख, शांति, प्यार अगर नहीं रहे, तो चाहे कितनी भी आप लक्ष्मी जी की सेवा कर लीजिए, सुख शांति के बिना आप उसको एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। तो मैं तो यही कहता हूँ कि हर दिवाली में अपनी तीनों देवियों को स्थापित रखें घर में, और ये साइकिल में अगर विद्या रहेगी तो लक्ष्मी जी आएँगी, अगर खुशी रहेगी तो लक्ष्मी जी के बिना भी आप खुश रहेंगे। पर तीनों अगर एक साथ वास करें अपने घर में, तो इससे बढ़िया बात तो हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल ठीक बात तो है। उसी आशा से सारे दर्शकों को शुभ दिवाली की शुभकामनाएँ। बिल्कुल। चौहान साहब, देश के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। वैसे पिछले हाँ 10-12 साल हमारे देश के लिए बहुत ही मजबूती वाले रहे हैं। एक अलग पहचान ग्लोबल नक्शे पर हमारे देश की बनी है। लेकिन पिछला 1 साल काफ़ी चुनौतियों भरा भी रहा है। हमारे आसपास हमने युद्ध-उद्ध भी देखा है, ये सारी चीज़ें हुई है और दुनिया भर में भी काफ़ी कुछ हो रहा है। ऐसे में क्या चुनौतियाँ ज़्यादा है या फिर मौके ज़्यादा हैं देश के लिए और देश की इकोनॉमी के लिए? अगेन आपने बहुत ही सही सवाल पूछा अनिल जी, कि अपने दृष्टिकोण पे ये डिपेंड करता है, कि अगर आप ऐसे सोचे कि अरे बाजार चला नहीं, देश में ये पाकिस्तान पे अटैक आया हमारे ऊपर, और सो ऑन सो फोर्थ, डोनाल्ड ट्रम्प ने के टैरिफ डाल दिए हमारे ऊपर, तो आपको थोड़ा निराशा महसूस करना पड़ेगा। मगर आप दूसरे दृष्टिकोण से अगर देखें, कि आप सोचिए, आपको भगवान ने कौन से देश में पैदा किया है, कि मैं जैसे जोकिंगली कहता हूँ कि अगर उस जीपीएस में आप थोड़े भी लेफ्ट राइट आगे पीछे अगर उतर जाते आसपास के पड़ोस में, तो आपके आपके जीवन में क्या बीतती। आप स्टॉक मार्केट, वेल्थ, ये सब तो सोचते ही नहीं। आप जान के बारे में सोचते कि मैं जिंदा रहूं या मैं हेल्दी रहूं। तो फर्स्ट तो लेट्स बी ग्रेटफुल कि हम कौन से देश में पैदा हुए हैं। दूसरी बात ये कि हम जब बड़े हो रहे थे, आप और मैं, जी। तो हम सोचते थे अरे हम अमेरिका से, यूरोप से, जापान से कब मुकाबला कर पाएंगे, कब पहुंचेंगे उनके स्तर पर। और आज वहां पे जाके देखें तो निराशा वहां पे ज्यादा महसूस होता है, क्योंकि उनके जो बेस्ट पीरियड है वो उनके अब रियर व्यू मिरर में है। और अगर अपने देश को देखें तो अगले 10, 15, 20, 25 साल
आपको पता है कि मेरे देश में 10 गुना प्रगति होगी। मेरा जो 90% वेल्थ है मेरे आगे है, कि अगले 20 साल में कमाना बाकी है। नॉट लाइक जापान की जो कमाई थी वो तो 1980s 1990s तक ऑलमोस्ट हो गई, और अब वो धीरे 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 ग्रो कर रहे हैं। सेम सिचुएशन यूरोप में आ रहा है। तो इनमें जैसे कहते हैं मेच्योर मार्केट में थोड़े टेक्टिकल रैलीज आते रहते हैं, मगर अपने देश जैसे जो सेक्युलर ट्रेंड है कि 10 20 25 साल तक ग्रोथ दिखेगा, उसके लिए आई थिंक वी शुड फील फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड। और आगे पीछे भी अगर देखें, जैसे मैं बम्बई में रहता हूँ, तो हम काफी कंप्लेन करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बट फिर भी उसको देखें आज कि मेट्रो खुल गया है, नया एयरपोर्ट खुल गया है, ट्रांस हार्बर लिंक खुल गया है, कोस्टल रोड खुल गया है, और प्रगति हो रही है। हमारा ऑफ कोर्स दिल, ये दिल मांगे मोर ऑलवेज रहता है, मगर ये लाइफ की सॉर्ट ऑफ फिलोसफी है कि एज लॉन्ग एज आपका रेट ऑफ चेंज अच्छा है, आई थिंक यू शुड फील ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल। एंड सेम थिंग विल अप्लाई इन द स्टॉक मार्केट ऑल्सो, कि जो कभी कभी कहते हैं ना कि जो शेयर एकदम जो टेरेबल होते हैं वो कम टेरेबल हो जाएं, खाली बैड रहें, तो भी रेट ऑफ चेंज में उनके भाव बढ़ जाते हैं। ठीक बात। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज में आपको, जैसे कहते हैं आर्ट की गैलरी बनानी है, कि मेरे पास बेस्ट शेयर ऊंचे के ऊंचे भाव के होने चाहिए। हम्म, समटाइम्स यू हैव टू टेक दैट बेट कि जैसे हिंदुस्तान 15 नंबर पे थे, आज 4 नंबर पे आ गए, आगे बढ़ के हम तीसरे और दूसरे और पहले स्थान की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। तो दैट इज द रेट ऑफ चेंज फॉर विच आई थिंक वी ऑल रिमेन ऑप्टिमिस्टिक। हम्म। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये तो हमारी किस्मत है कि हम भारत में पैदा हुए। थोड़ा आस पड़ोस में कहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में कहीं हो जाते तो पता नहीं, सोचिए पैसा कमाने के बजाय सिर्फ इस बात पे सोचते कि पेट कैसे भरा जाए। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपने कहा कि अब हम चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमारे पॉपुलेशन की वजह से, जियोग्राफी की वजह से। लेकिन पहली और दूसरे नंबर की इकोनॉमी पर पहुंचने के लिए क्या कुछ करने सही की बात। ज़रूरत है, क्या करना है, किसे करना है, ये समझाइए। सो ये तो मेरा पेट सब्जेक्ट है, और आपने बहुत अच्छा पकड़ा। दुखती रग है ये मेरी, कि हम, बट ये भी जैसे स्टेजेस ऑफ ग्रोथ होते हैं, कि हम जब गरीबी से उठे तो बेसिक्स के लिए जरूरत थी कि हम अपनी खुद की छोटी मारुति कार बनाएं, या यहाँ से थोड़ा एक्सपोर्ट करके आईटी हो या फार्मा हो, उन्होंने पूरे विश्व भर में हमारा नाम पहुंचाया। और इंडियन की रिस्पेक्ट जो दुनिया भर में है, वॉज क्रिएटेड बाय द आईटी सेक्टर। बट ये सारे जो प्रोसेसिंग के काम, मैं कहता हूँ कि कहीं से आप माल लिए और कहीं पे माल बेचे, बी टू बी में, इसमें आपकी ओनरशिप, जो मेन कमाई की जो सेक्टर है, जो जिसमें आईपी, टेक्नोलॉजी या ब्रांड आपके कंट्रोल में हो, उसमें बड़ा बड़ा पैसा बनता है। जैसे उसी एग्जाम्पल में अगर दूं कि इंफोसिस, टीसीएस बहुत बड़े और बहुत ग्रेट कंपनी है, बट आज ये 10 बिलियन 15 बिलियन मैक्सिमम कमा लेंगे। और जिनको ये सर्व कर रहे थे, जो कि अमेजोन हो या गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट हो या एप्पल हो, इनकी सॉफ्टवेयर इन्होंने कोडिंग करी, मगर वो सब कंपनी 100 150 200 बिलियन की और तेजी से बढ़ रहे हैं। और वो पोटेंशियल हमारे में नहीं आएगा जब तक अपनी आईपी, अपने ब्रांड और अपनी टेक्नोलॉजी हम डेवलप ना करें। और ये करंट जनरेशन है, मुझे बहुत आशा है कि इस जनरेशन में ये सब क्रिएशन होगा। दूसरी बात, जैसे देखा गया कि जब तक आपकी एनर्जी सिक्योरिटी नहीं होती है, तो कोई भी देश हो, कभी सऊदी अरब तेल के भाव बढ़ाता है, कभी रशिया कुछ करता है, कभी अमेरिका कुछ करता है। तो इसलिए जो जैसे प्रधानमंत्री ने रिन्यूएबल्स की तरफ स्ट्रेस दिया कि सोलर यहाँ पे बनाइए, न्यूक्लियर यहाँ पे बनाइए एंड सो ऑन, तो वो भी एक बहुत बड़ा सेक्टर खुलेगा हमारे लिए, जहाँ पे कमाई की और देश की सेवा की भी बहुत मौके मिलेंगे। और तीसरा, कोई भी देश जब तक एक्सपोर्ट में माहिर ना हो जाए और इंपोर्ट कर करके डिपेंडेंट रहे दूसरे देश पे, वो नंबर 3 से नंबर 2 या नंबर 1 नहीं बनने वाला। हमने जिनको पीछे भी छोड़ा, जर्मनी को, वो भी दुनिया के एक्सपोर्ट पावर हाउस होते थे जब एट द टाइम जब चाइना ने टेक ओवर किया। और आज अगर चाइना को देखें, जो हमारे जैसे एग्जैक्टली 100 150 करोड़ जैसे आबादी की देश है, कोई बहुत एक्स्ट्रा ब्रेन नहीं है उनके पास। बट 50% जो दुनिया की कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग की, ऑलमोस्ट हर क्षेत्र में, वो देखते हैं कि चाइना से आता है। हमारे जैसे गणेश जी भी आइडल बन के आते हैं, रबड़ के चप्पल बन के आते हैं, अगरबत्ती तक चाइना से इंपोर्ट होके आती है, घर के टाइल वहां से इंपोर्ट होके आते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग में भी जो अपना इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करके डोमेस्टिक कंजम्पशन बना के, इसको हम भी एक्सपोर्ट चालू करेंगे। जैसे ईएमएस में भी चालू हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स हम इंपोर्ट करते थे। तो इतना पोटेंशियल है, तो इसको या तो मैं डिसअपॉइंट होके देखूं
कि हमारे पास कुछ नहीं है और हम डिपेंडेंट हैं, आश्रित हैं, या मैं इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखूं कि हमारे बहुत से अब यंगस्टर्स हैं, बहुत सी यंग कंपनियां हैं जो ये सब क्षेत्र में लगे हुए हैं, और एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे, आईपी भी बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगा, तो बहुत बहुत माने देश ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। बिल्कुल ठीक बात है कि काफ़ी कुछ बदलाव होता दिख रहा है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमें होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंपोर्ट पर डिपेंडेंट रहेंगे तो आगे बढ़ना मुश्किल है। अब थोड़ा बाज़ार और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी आपसे राय लेना चाहता हूँ। क्या कुछ बदल रहा है बाज़ार में पैसे बनाने का तरीका? एक आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले जिस तरह से पैसे बनते थे और अब बनेंगे। वेल्थ क्रिएशन किस तरह से बदल रही है और ऐसे में निवेशकों को किस तरह से बाज़ार को और इन्वेस्टमेंट्स को अप्रोच करना चाहिए? जी, सो अगर मैं अपने पिछले 35 साल में देखूं कि बड़ा पैसा कहाँ बना, तो पहला एक फेज था जब गवर्नमेंट विड्रॉ करने लगा हर क्षेत्र से। तो उसमें चाहे जब बैंकिंग खुला या मीडिया खुला या एयरलाइन खुले या टेलीकॉम खुले, तो जो बड़े बड़े एम्पायर बने हिंदुस्तान में, उन्होंने गवर्नमेंट के सेक्टर को टेक ओवर करके, चाहे रिलायंस हो, अडानी हो, आपके खुद की जी ग्रुप हो, एयरलाइन की काफ़ी कंपनियां आई, भारती टेलीकॉम, ये लोग सब ने जो सरकार काम करता था वो इन्होंने टेक ओवर किया। एक तो ये बात थी। दूसरी, जो दुनिया को जाके सर्व कर पा रहे थे, जो बड़े एक्सपोर्टर बने इंडिया से, टीसीएस, इंफोसिस, सन फार्मा, ये सब में अनलिमिटेड जो पोटेंशियल था कि मैं ग्रो कर सकता हूँ और दुनिया के 2 3 4% शेयर भी ले लूँ, तो काफ़ी फायदा होगा। ये सॉर्ट ऑफ दूसरा दौर। और एक तीसरा दौर हिंदुस्तान में, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को अगर आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, तो जैसे गोल्ड ज्वेलरी में टाइटन खड़ा हुआ या डीमार्ट खड़ा हुआ, या अभी जो बैंकिंग में भी हो रहा है, एनबीएफसी करके, जैसे आपके गोल्ड लोन कंपनियां अनऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये 2 3 जो थीम होते हैं बहुत बड़े होते हैं, और आज जो टेक्नोलॉजी के साथ में इनको प्लेटफॉर्म के रूप में आपको सर्व कर रहे हैं, जैसे जोमेटो ने अनऑर्गेनाइज जो आपके बगल के ईटरी से या रेस्टोरेंट से डिलीवरी आता था, डिलीवरी बॉय घर पे आपके आपको कुछ सामान दे दिया है। आज ये जो सब प्लेटफॉर्म कंपनियां भी बन रही हैं, ये अनऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज कर रही है। तो जो बड़े बड़े थीम रहते हैं यही रहते हैं कि सरकार का एक काम करें तो आपकी एंटरप्राइज बहुत बड़ी बन सकती है। बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट को आप क्रैक कर सके तो आपकी एंटरप्राइज बहुत बड़ी बन सकती है। और तीसरा, जो बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो आपकी कंपनी बहुत बड़ी बन सकती है। तो थीमेटिकली तो यही रहेगा। और इसमें जिसने आईपी ब्रांड पे ज्यादा फोकस किया, वो एक्स्ट्रॉर्डनरी यहाँ से गेन हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो नए तरीके के बिज़नेसेस और इन पर फ़ोकस करना है। अब वैसे लोगों को ट्रेडिशनल बिज़नेस अपनी जगह पसंद, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट अपनी जगह पसंद है। रियल एस्टेट, गोल्ड और पैसे अभी काफ़ी बने भी हैं। क्या लगता है, क्या वाक़ई में ये एसेट क्लास जिस तरह से तेज़ी से बढ़े हैं, ये सस्टेनेबल हैं? क्या अभी भी इनमें पैसा बनेगा या वक़्त आ गया कि फ़ाइनेंशियल एसेट्स पर ही ज़्यादा फ़ोकस किया जाए? तो अनिल जी, ये एक मुद्दा है जो दुनिया से कोरिलेट करता है कि 1971 तक एक दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड चलता था कि जब डॉलर प्रिंट होता था तो उसके सामने एक यूनिट ऑफ गोल्ड उनको रखना पड़ता था अपनी तिजोरी में। 71 में उन्होंने इसको ब्रेक किया कि ये रिस्ट्रिक्टिव है और हम हमारी ग्रोथ पे ये अंकुश डाल रहा है। तो आप तो बस दुनिया में डॉलर को आप सोना मानिए और हम पे भरोसा करिए और आप आगे काम करते जाइए। उसके बाद जो हर दशक में तेजी हुई है, वो हुई है क्योंकि उन्होंने इतने डॉलर प्रिंट किए कि कहीं ना कहीं बबल क्रिएट होता है हर दशक में। तो 70s में अगर आप पहले चालू करें तो यूएस में एक निफ्टी 50 होते थे कि इवॉन है या डिज्नी है या पोलारॉइड है, और ये सब टाइप की कंपनी 50 60 70 के पी पे चलने लगी। और वो जब फूटा वो बबल, तो वो हार्ड एसेट्स में गया, जिसमें गोल्ड सिल्वर फेमसली 1980 में टॉप बने, गोल्ड और सिल्वर के। ऑयल का एकदम टॉप बना 1980 में। और वो जब ब्रेक हुआ, फिर अगले दशक में वो बुल मार्केट गया इमर्जिंग मार्केट्स में, जबकि जापान और ताइवान के मार्केट 87 88 तक ऑलमोस्ट 10 12 गुना बढ़े उस दशक के अंदर। फिर वो बबल बर्स्ट होके 90s में आपने देखा कि नैस्डैक का बबल बना भयंकर, जो कि जाके 2000 2001 में बस्ट हुआ। एंड सेम साइकिल फिर रिपीट हुआ 2001 से 2008 तक। इमर्जिंग मार्केट, जिसमें चाइना एकदम सेंटर में था, ब्रिक्स का एक्रोनिम कॉइन हुआ था, और ब्रिक्स हार्ड एसेट्स इमर्जिंग मार्केट्स की बूम चली। और उस दौरान से लेके अगर आप 2020 से 21 तक देखें, चाइना एकदम डेड हो गया, हार्ड एसेट
रियल एस्टेट, पावर, ये सब जो डार्लिंग सेक्टर होते थे 2006-7 के, वो एकदम डेड हुए। और 2010 से 2020 में जो यूएस में टेक्नोलॉजी का दौर चला, जिसमें ये सब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, amazon, एप्पल, जो मैग्निफिसेंट सेवन कहते हैं, उनका दौर चला। और इस दशक में ये इनएविटेबल है कि जैसे ये लोग डॉलर प्रिंट कर रहे हैं, जिस तेजी से प्रिंट कर रहे हैं, इसलिए ये ऑल्टरनेट मूव चल रहा है कि डॉलर के खिलाफ मैं क्या एसेट होल्ड करूं जो स्टोर ऑफ वैल्यू रहेगा। क्योंकि जब ये बबल फूटेगा, अ, अब तो खैर एआई में इतना बबल इसको ब्लो अप कर रहे हैं कि एक एनवीडिया पूरे इंडिया के मार्केट कैप के इक्वल हो गया। सो काफी जो दुनिया के दिग्गज लोग हैं, वो सोचते हैं कि जब डॉलर डिबेसमेंट इतना भयंकर हो रहा है, करेंसी प्रिंट हो रही है, तो स्टोर ऑफ वैल्यू जिसके लिए हम ज्यादा सोचते हैं कि प्रॉफिट तो खैर एक जगह है, पर दूसरी जगह कि मेरा 100 का 70 या 75 ना हो जाए, उसके लिए ये गोल्ड, बिटकॉइन, हार्ड एसेट, सिल्वर, प्लेटिनम, यूरेनियम, ये सब में एकदम भयंकर तेजी चल रही है। और रियल एस्टेट जैसे हमने भी देखा इंडिया में, इट्स रिपीटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड कि ये हार्ड एसेट का ट्रेंड पैरेलल टू एआई का बूम, एआई में बबल चल रहा है और हार्ड एसेट का बूम चल रहा है। तो सेक्युलर ट्रेंड एक और जगह चल रही है और एक क्लाइमैक्स एआई और मैग्निफिसेंट सेवन में बन रहा है। तो ये पीरियड जैसे इंडिया के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अपने तो जब रुपया में गिनते हैं, जब बुरा वक्त भी चलता है गोल्ड का, जैसे 5-6 साल बीच में परफॉर्म नहीं किया, पर रुपया जब 3-4-5% डेप्रिशिएट करता है, तो इवन इन अ डिक्लाइनिंग गोल्ड मार्केट हम एंड अप क्रिएट करते हैं कि हमने तो सोना में, रुपया में पैसा फिर भी कमा लिया। तो ये जो थीम, जैसे मैं कह रहा हूँ, दो अलग थीम है। एंड आई डोंट थिंक गोल्ड सिल्वर इज इक्वेटेड टू इक्विटी मार्केट, बट इट इज अ एसेट क्लास एंड इट्स अ स्टोर ऑफ वैल्यू। एंड इसको जैसे मैं करेंसी हेज के तरफ मानता हूँ। और हम भी जैसे इंडिया में एसेट एलोकेशन नए नए सीख रहे हैं, तो हिस्टोरिकली लोग खाली पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखते थे या आप कोई रियल एस्टेट ले लेते थे। धीरे धीरे लोग आए हैं अभी इक्विटी मार्केट में, 3-4% एलोकेशन लोगों का इक्विटी में हुआ है। उसी में 3-4 लाख करोड़ आने लगे हर साल। सोना तो खैर था ही हिंदुस्तान में बहुत सालों से, रियल एस्टेट के प्रति हमारा बहुत ही रुचि रही है बहुत सालों से। बट एक और, अब इक्विटी के अलावा, अब जैसे मैंने कहा कि दुनिया के तरफ भी अपने को देखना पड़ेगा कि अगर आप तीसरे नंबर पे आओगे, दूसरे नंबर की तरफ जाओगे, तो दुनिया में भी क्या हो रहा है, एसेट क्लास में क्या हो रहा है, वो भी सीखने का वक्त आ गया है यंगस्टर्स के लिए। कि अगर एक साइड एक्सपोर्टर को अगर दुनिया में जाके टक्कर देना है, तो निवेशकों को भी सोचना होगा कि हम दुनिया में कौन सी एसेट में पैसा डाल सकते हैं, किसमें कमा सकते हैं, और फिर वो कमा के वो पैसा कैसे अपने देश में वापस ला सकते हैं। तो ये भी डबल इंजन, जैसे मैं कहता हूँ, प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें। बिल्कुल ठीक बात है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई। ऐसे में अब इंडिया में निवेशकों को अगर इक्विटी मार्केट में अपना जो भी एसेट एलोकेशन करना है, वो कहाँ और किस तरीके से करना चाहिए? क्या पैसिव फंड्स, इंडेक्स बेस्ड फंड्स वो ज़्यादा बेहतर हैं, या एक्टिवली नए स्टॉक्स, नए सेक्टर्स में पैसा लगाना चाहिए? और ऐसे में आपको क्या पसंद है? अनिल जी, मेरा ये मानना है कि इंडिया एकदम मार्केट एक्सपैंड हो रही है। कि 2-4-5 साल पहले देखते थे तो 8 कंपनियों में 25% इंडिया की मार्केट कैप आ जाती थी। उसके बाद जो 10-15 कंपनी थे उसमें अगले 25% आ जाते थे। तो करीब 30 कंपनियों में तो आधा हिंदुस्तान कवर हो जाता था। आज के दिन वो मार्केट इतना ब्रॉड बेस हो रहा है कि जो 8-9 कंपनियां होती थी, वो पहले 25% मार्केट कैप में 11-12 हो गई हैं। जो अगले 20 एक कंपनी होती थी, वो बढ़ के शायद 100 हो गई है। और मार्केट का ब्रॉडनिंग इतना हो गया है कि इट इज इम्पॉसिबल कि आप वेस्ट के जैसे सोचे कि मैं पैसे फंड में लगा के पैसे कमा लूंगा। और हमारी जो फंड मैनेजमेंट बिजनेस भी है, जो एक अनदर सेक्युलर थीम विच आई लव, कैपिटल मार्केट बिजनेसेस। अगर आप देखें हमारे सब जो लीडर हैं, एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड हो या आईसीआईसीआई हो या एस बी आई, ऑल आर यंगस्टर्स, 45-50, यंग यंग 50s में है समझिए, और लेट 40s में है। तो उनके भी 10-15 साल एकदम गोल्डन उनके करियर के आगे हैं उनके। और जो निकल के भी अपने छोटे छोटे उन्होंने फंड चालू किए, वो भी आज 10-10 बिलियन से ऊपर हो गए। चाहे वो पराग पारिक का फंड हो या विकास खेमानी हो या सुनील सिंघानिया हो। तो बहुत, इतना टैलेंट अब आ गया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कि अब कोई छोटा निवेशक सोचे कि मैं इनसे बेहतर करूंगा और इनसे ज्यादा कमा लूंगा, तो आई विश हिम लक एंड ही शुड मेक द एफर्ट। बट बाय एंड लार्ज आई थिंक अगेन इंडियन इन्वेस्टर कम्युनिटी इज ब्लेस्ड कि इतने बढ़िया म्यूचुअल फंड हैं, फंड मैनेजर हैं,
जो कि देख पा रहे हैं कि ये कैसे मार्केट विशाल होते जा रहा है। यही नहीं कि पहले जो सब 100 कंपनियों में पैसा घूमते रहता था, वो बढ़ के आज 400, 500, 600 कंपनी, हर कंपनी में अपॉर्चुनिटी आपको दिख सकती है। और एक दो सेक्टर में भी आपकी अगर मास्टरी हो जाए तो पैसे कमाने के बहुत स्कोप मिलते हैं आपको। सो माय पर्सनल बिलीफ वुड बी कि एक तो आप एसेट एलोकेशन ठीक करिए अपना, कि कितना परसेंट आप इक्विटी में रिस्क ले सकते हैं, खोने की संभावना रख सकते हैं। टाइम टू टाइम, जैसे इस साल मार्केट ने परफॉर्मेंस नहीं दी, बट पिछले 3 साल में इतना दिया कि आपकी कंपाउंडिंग आज भी ग्रेट है। ये कल दृष्टिकोण आप रख के एसेट एलोकेशन सोने में या रियल एस्टेट में, फिक्स्ड इनकम में, इक्विटीज में ढंग से आप करके रखें, और थोड़ा बहुत स्प्रिंकलिंग बाहर के देशों का भी आप सोचें। आई थिंक फॉर एवरेज इन्वेस्टर दिस वुड बी द राइट वे टू गो अबाउट। और एक लास्ट चीज मैं कहूंगा, जो मैं अपने लड़के को बहुत समझाता हूँ, कि आपको पैसा अगर कमाना है तो आपके पास एक ही डिसीजन है एक बार, कि आप किस प्राइस में एंट्री करते हो। उसके बाद जो भी होता है उस कंपनी में, प्रमोटर कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है, डोनाल्ड ट्रम्प कर सकता है, वेदर चेंज कर सकता है, कुछ ना कोई रिस्क कहीं से आता है। आपने गलत भाव में अगर एंट्री कर लिया कहीं पे, तो आप फंस जाओगे। और भाव कैसे सोचना चाहिए, कि कितने सालों में ये जो कंपनी मैं ले रहा हूँ, ये समझिए 5 की पी हो जाती है। 5 का पी यानी कि 20% मेरा रिटर्न, 100 डिवाइड बाय 5, कि 20% जो हम पे बैक कहते थे पुराने बिजनेस पार्लेंस में, कि मुझे 20% कमाना है। तो 5 की पी अगर 3 साल में, 5 साल में हो जाए, आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में कोई भी शेयर 15 और 25 के बीच में मल्टीपल रहेगा उस शेयर का। तो अगर 5 साल में आपकी कंपनी 15 की पी हो गई, और आपने उसको उस साल में देखा कि आज के जो भाव में ले रहा हूँ वो 5 का पी हो जाता है 3 साल में, तो मैंने अपना पैसा 3 गुना किया। और वही कंपनी अगर 25 की पी हो जाती है 5वें साल में, जिसको आज आपने उस पी पे लिया था, तो आपका पैसा 5 गुना हो जाता है। अगर ये फ्रेमवर्क रख के आप थोड़ा चलें, तो दिस इज द लॉन्ग टर्म वे टू क्रिएट वेल्थ, कि एंट्री प्राइस को इतना टाइट रखिए और इतने अच्छे कंपनी में रखिए कि आप उसके बारे में 5 साल के बारे में सोच भी सकते हैं, और उस पे व्यू है आपकी, तो आपको हक रहेगा कि मैं इसमें कमाऊं। नहीं तो मार्केट में आप हरदम ये ट्रेंड वो ट्रेंड, ये सेक्टर वो सेक्टर, ये शेयर वो शेयर, उसमें आप बह जाओगे। तो अपना कन्विक्शन रख के, 3, 5, 7 कंपनी होती हैं आपके जिंदगी में जो आपका वेल्थ क्रिएट करती हैं। आपको एक और सेइंग हम लोग के ऑफिस में लगाई रहती थी बोर्ड पे, कि एक्टिविटी एंड अचीवमेंट आर नॉट रिलेटेड। हम्म। तो जैसे आपने कहा कि 10 कंपनी हिंदुस्तान के 25% मार्केट कैप उनके पास है, राइट। और जो मार्केट के लेजेंड है राकेश जी, या हमारे खुद के एनएम में, हम लोग का मैक्सिमम वेल्थ बना जैसे इन्फोसिस में फॉर एग्जांपल, उसको पकड़ के रखे 10 साल, हम्म। और वो 1 गुना समझे बढ़ गया उस दशक में। सेम वे राकेश जी ने पकड़ के रखा टाइटन को, और 5-6% होल्डिंग कर ली कंपनी में, उसमें उनके 20-25 हजार करोड़ रुपए बन गए। तो ऐसे मौके जब मिलते हैं, उस टाइम आपको लोड अप करना है। और रोज रोज आपको जाके मार्केट में ये नहीं देखना है क्या बढ़ रहा है, मैं रह गया, मैं घट गया, ये हो गया, वो हो गया। बहुत आपने अच्छे तरीके से बताया कि ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करें, हर रोज़ खरीदें बेचें, उससे पैसे बनेंगे, लेकिन आपका एक्शन सही तरफ होना चाहिए और सोच समझ कर होना चाहिए, तब आपका बड़ा पैसा बनेगा। और कुछ ही स्टॉक्स होंगे जो आपके पोर्टफोलियो में बड़ी वेल्थ बना कर देंगे। और बेहतर यह है अगर आप सीधे निवेश कर पाएँ तो अच्छी बात है, नहीं तो बेहतरीन फंड मैनेजर्स हैं भारत में आज के तारीख में, जिनके फंड्स में आप निवेश करके बड़ी वेल्थ बना सकते हैं। चौहान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और बहुत ही विस्तार से आपने अपने अनुभव और साथ ही अपनी फिलोसॉफी हमारे दर्शकों के सामने रखी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से आपको बहुत दीपावली की शुक्रिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। इस खास शो में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।